हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोज का लेसन 2। दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये दरअसल में जो ये लेसन जो हमारा है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा वो होती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है किसी किताब में, उसी को आत्मकथा कहा जाता है। तो ये नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसी से ये लिया गया है, छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि नेल्सन मंडेला ने जिस जिस तरह से हमारे भारत में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, अंग्रेज जो है हमारे भारतीय लोगों पे अत्याचार करते थे, वही व्यवस्था, वही सेम चीजें दक्षिण अफ्रीका में हो रही थी। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो नेल्सन मंडेला ने एक मतलब ये उन्होंने निश्चय किया कि मुझे जो वहाँ पे जो मूल निवासी वहाँ के थे, वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो काले लोग थे, और जो गोरे लोग थे वो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। उन लोगों ने वहाँ पे सारी व्यवस्था को अपने हैंड में कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो वो लोग काले लोगों के खिलाफ अत्याचार करते थे। तो उसी पर आधारित आज का चैप्टर हमको पढ़ना है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे भारत में अंग्रेजों ने शासन अपना स्थापित कर लिया और सारी व्यवस्था उनकी हो गई और भारतीय लोगों पर अत्याचार करने लगे, तो वही व्यवस्था, लगभग वही चीजें दक्षिण अफ्रीका में भी हो गई थी। तो नेल्सन मंडेला और उनके पूर्व और भी कुछ ऐसे वहां के देशभक्त थे जिन्होंने इसके लिए, आजादी के लिए संघर्ष किया और जो भेदभाव था उसके खिलाफ संघर्ष किया। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि दक्षिण अफ्रीका में वो जो गोरे लोगों का जो वर्चस्व था, जो अत्याचार था, उसका समापन हुआ और वहां पे एक ऐसी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई जिसमें सबको समान अधिकार दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 10 मई का जो दिन था, 10 मई 1994, 10 मई 1994 को पहली बार नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। हमारा टाइम है 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? नेल्सन मंडेला। तो इसके पहले क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में जो व्यवस्था थी वहां पे गोरे लोगों का वर्चस्व था, उन्हीं लोगों का शासन था। तो उन लोगों का शासन था, जो काले लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था। वो न तो वोट दे सकते थे और ना ही उनको चुनाव लड़ने का अधिकार था। ये सारे अधिकार उनको नहीं था। दूसरी चीज की, जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के खिलाफ अत्याचार करते थे, ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज की, जो 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 व्हाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वो इनके साथ अत्याचार करते थे, इनको निम्न बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे और इनके साथ भेदभाव करते थे काले लोगों के साथ, जबकि काले लोग ही वहां के मूल निवासी हैं। तो हुआ क्या कि नेल्सन मंडेला और उनके अलावा और भी बहुत से देशभक्त थे जो लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किए। और जो है, एक दिन ऐसा आया कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, और चुनाव में इनको इनकी जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला की, जिस तरह से हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ा, भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघर्ष किया, वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में था, जिसने दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के अत्याचार के समापन के लिए लड़े। और एक दिन ऐसा आया कि वहां पे एक चुनाव होता है, लोकतांत्रिक चुनाव होता है, और उस लोकतांत्रिक चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है 400 में से 252 सीट जीता। 400 में से 252 सीट जीता। किसने? नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये जब जीतते हैं, तो अब 10 मई 1994 को, जैसे देखिए हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो शपथ लेता है, उसी दिन वो अधिकार में आता है। यानी कि जिस दिन वो शपथ लेगा, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उसको अधिकार नहीं मिलते हैं, पहले जब वो शपथ लेगा। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी हैं, चुनाव जीते, तो जब उन्होंने
जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ग्रहण किया, उस दिन से उनके प्रधानमंत्री के सारे अधिकार उनसे उनके आरंभ हुए। यानी कि आपको अधिकार उसी दिन से मिलता है कि जिस दिन आप उस पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, चुनाव जीत गए आप, वो अलग की बात है, लेकिन आपके अधिकार तब आपको अधिकार सारे मिलेंगे जिस दिन आपने उस पद की शपथ लिया। तो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जो है उपराष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। तो उसी दिन की सारी घटना के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो 400 में से 252, देखिए 1994 में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होता है और वहां उसमें काले लोगों को भी वोट देने का, काले लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। और उसमें दक्षिण अफ्रीका की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिसके मेंबर थे नेल्सन मंडेला, तो इनकी पार्टी ने, यानी कि अफ्रीकन नेशनल पार्टी ने 400 में से 252 सीट जीता। अब उसको जीतने के बाद अब इनका शपथ ग्रहण समारोह होता है 10 मई 1994 को। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वहां पे कुछ अपने भाव ये प्रकट करते हैं, उसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, ये दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है। जैसे हमारे देश में संसद है, तो हमारे देश का संसद कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो उसी तरह से वहां की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग मतलब जैसे हमारे देश में संसद है, कानून बनाने वाली संस्था, वैसे दक्षिण अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की संसद को बोलते हैं यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग की एक एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर का मतलब एक ऐसा ग्राउंड, देखिएगा, एक ऐसा ग्राउंड जिसके ऊपर छत न हो। जैसे यूनियन बिल्डिंग के अंदर एक ग्राउंड बना है, उसके ऊपर कोई छत नहीं है, उसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे रंगशाला, ठीक है ना। तो वो सैंडस्टोन का बना हुआ एक एम्पी थिएटर है, यूनियन बिल्डिंग में स्थित है। यूनियन बिल्डिंग कहाँ है? प्रिटोरिया में। अब प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग के अंदर ही एक एम्पी थिएटर है, सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं है। तो वहीं पे ये शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस शपथ ग्रहण समारोह में 140 देश के लीडर मतलब जैसे हमारे देश, अभी हमारे देश के दूसरे देश में अगर मान लीजिए कोई विश्व स्तर पे कोई मीटिंग होगी, तो हर देश से कोई ना कोई जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री गए, विदेश मंत्री गए, तो ये क्या हो गए? हमारे देश के लीडर हो गए। उसी तरह से अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आए, चाहे विदेश मंत्री आए, तो वो वहां के लीडर हो गए। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, इसमें 140 देश के लीडर आते हैं, जाने माने लोग आते हैं और वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसमें देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, तो उसके कुछ दिन पहले से ही नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए अनेक देशों से लोग आ रहे थे और इनको बधाई दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस शपथ ग्रहण समारोह में 140 देश के नेता और जाने माने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और यहाँ पे जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो इनको एक बात याद आ रही थी, ये कि जहाँ पे आज मैं शपथ ग्रहण समारोह, जहाँ पे मैं शपथ ले रहा हूँ, जिस जगह पे यूनियन बिल्डिंग में, उसी यूनियन बिल्डिंग में बैठ करके ये गोरे लोग जो है क्या करते थे? काले लोगों पर अत्याचार करते थे। वहीं से सारी व्यवस्था, अत्याचारी व्यवस्था वो चलाते थे। मतलब जब शपथ ग्रहण समारोह में जब शपथ ले रहे थे, तो उस समय इनको ये याद आ रहा था कि आज मैं यहाँ शपथ ले रहा हूँ, इसी जगह पे बैठ के गोरे लोग जो है काले लोगों पर अत्याचारी व्यवस्था चलाते थे। ठीक है, तो ये चीजें इनको याद आ रही थी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो ये जो सरकार बनी थी, ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था,
तो ये दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार थी। पहली लोकतांत्रिक मतलब जी ऐसी सरकार जिसको जनता चुने, ठीक है। तो पहली लोकतांत्रिक सरकार थी और गैर जातीय सरकार थी। इसके पहले किसकी सरकार चलती थी, किसका शासन चलता था? गोरे लोगों का। तो ये ऐसी सरकार थी कि एक ऐसी सरकार बनने जा रही थी लोकतांत्रिक और गैर जातीय, जिसमें किसी जाति का कोई वर्चस्व नहीं था। इसमें सब जाति के लोग शामिल थे, चाहे गोरे थे चाहे काले थे, ठीक है ना। तो एक गैर जातीय लोकतांत्रिक सरकार का गठन होने जा रहा था पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। अब यहां पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। उसके बाद से थाबो मबेकी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और उसके बाद से नंबर आता है किसका? उसके बाद से नंबर आता है नेल्सन मंडेला का, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। तो जब वो शपथ लेते हैं तो देखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, विश्व स्तर के नेताओं की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पे आए हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता कभी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर नहीं आए थे। पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर विश्व स्तर के नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो रही थी, इकट्ठा हो रही थी, इतने लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब ये बोलते हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो जो भी व्यक्ति किसी पद पर शपथ ग्रहण समारोह में जब शपथ लेता है तो वहां पे क्या करता है? कुछ अपना स्पीच देता है। तो नेल्सन मंडेला जब शपथ लेते हैं तो वो अपने स्पीच में कुछ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज जो है हमारे यहाँ जो रंग भेदी नीति, अपार्थाइड, ये देखिए लिखा है अपार्थाइड, लेकिन इसको पढ़ेंगे अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब रंग भेद की नीति। रंग भेद मतलब गोरे काले के आधार पर जो वहां पे भेदभाव होता था, उसी को रंग भेद की नीति बोलेंगे और उसी को इंग्लिश में बोलेंगे अपार्थाइड। लिखा है अपार्थाइड लेकिन पढ़ेंगे अपार्थाइड। तो ये देखिए, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज इतने लंबे संघर्ष के बाद आज हमने क्या किया है? आज हमारे देश में रंग भेद की नीति जो थी, जो भेदभाव की नीति थी, वो समाप्त हो रही है। लंबे समय तक हमने इतनी बड़ी एक असाधारण मानवीय आपदा का हमने सामना किया। देखिए, आपदा दो तरह की होती है। आपदा मतलब विपत्ति, कोई समस्या, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, तो ये क्या है? आपदा है। तो ये कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। और ये जो रंग भेद की जो नीति थी, अत्याचारी जो व्यवस्था जो चल रही थी, ये भी एक आपदा थी। लेकिन ये कैसी आपदा थी? मानव जनित थी, इसलिए इसको मानवीय आपदा बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इतने लंबे समय तक हमने एक असाधारण मानवीय आपदा का सामना किया और अब इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें ये मतलब इससे हम छुटकारा मिल रहा है और अब हम जो है इससे मुक्त हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि अब जो है हम इतने लंबे समय तक असाधारण मानवीय आपदा का सामना करने के बाद अब हम अपने देश में, हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम होने जा रही है कि हम एक ऐसा मानवीय समाज बनाएंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर लोगों को गर्व होगा, किस बात पर गर्व होगा? इसके पहले केवल गोरे लोगों को ही सारे अधिकार थे। अब जो है यहाँ पे सब लोगों को अधिकार मिलने वाला था। अब गोरे लोगों को तो पहले से ही था, गोरे लोगों को, काले लोगों को, सबको समान अधिकार मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी समान व्यवस्था कायम करेंगे सबके लिए, जहाँ पे सबको अधिकार होगा, सबको आजादी होगी और ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर लोगों को गर्व हो सके। ठीक है, आगे ये बोलते हैं, अब देखिए जितने अतिथि आए हैं तो उनको ये वेलकम करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं इस मतलब शपथ ग्रहण समारोह में, और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी इस समारोह को देख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं, जब इस तरह की कोई इस तरह का समारोह होता है तो टीवी पर बहुत अन्य देशों में भी लोग देखते रहते हैं, तो पूरे विश्व में वो चीजें देखी जाती है। तो वही इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनको, और जितने लोग मुझे इस समारोह में देख रहे हैं, इस समारोह को देख रहे हैं, उन सबको मैं
मैं स्वागत करता हूं कि वो जो है हमारे इस मतलब दक्षिण अफ्रीका की ये जो जीत है, दक्षिण अफ्रीका में न्याय की, शांति की और न्याय, शांति और मानवीय मर्यादा की जो जीत हुई है। शांति, शांति मतलब जब सब कुछ रहेगा ठीक ठाक तभी शांति रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो शांति नहीं रहेगी, मन की शांति नहीं रहेगी। तो वही कह रहे हैं कि आज दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में न्याय की, शांति की और मानवीय गरिमा की, मानवीय गरिमा मतलब सबको मानव के जैसा व्यवहार सबके साथ हो, सबके साथ सम्मान का व्यवहार हो, ये है मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा मतलब आपको वो सारे अधिकार दिए जाए, आपको वो सादे आपको उचित सम्मान दिया जाए, ये क्या है? मानवीय गरिमा। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश में शांति की, न्याय की और मानवीय गरिमा की जो जीत हुई है, इस जीत की खुशी में शामिल होने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए, हमारे साथ खुशियां बांटने के लिए, हमारे साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत की खुशी बांटने के लिए इतने लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। इन सबको मैं क्या करता हूं? धन्यवाद देता हूं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा बोलते हैं कौन? नेल्सन मंडेला। आगे ये बोलते हैं कि आखिर इतने लंबे समय के बाद, इतने लंबे समय तक हमने रंग भेद की नीति का सामना किया, हमने अत्याचार का सामना किया, मानवीय आपदा का सामना किया, अब आखिर हमने अपना राजनीतिक आजादी हासिल कर ही लिया। अब देखिए, आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आजादी हासिल कर ही लिया। अब राजनीतिक आजादी क्या है? देखिए देखिए राजनीतिक आजादी क्या है? देखिए, सरकार चुनने का अधिकार, मतलब वोट देने, जब आप वोट देते हैं तो सरकार चुनते हैं, ठीक है ना? तो वोट देने का अधिकार, सरकार चलाने का अधिकार, मतलब देखिए, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार चलाने का अधिकार, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार। वोट देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, सरकार चलाने का अधिकार और सरकार की गलत नीतियों के बारे में विरोध करने का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार, ठीक है ना? तो अब पहली बार काले लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला था। तो वही कह रहे हैं कि आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आजादी हासिल कर ही लिया, अपनी राजनीतिक आजादी हासिल कर ही लिया। तो ये देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा टफ है, बहुत से ऐसे शब्दावलियां हैं जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें आप जानेंगे तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक हम लोग जो है इस दुनिया से अलग थलग रहे। देखिए, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं कि जब विश्व स्तर के लोग, यानी कि हर देश के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस समस्या का समाधान निकालते हैं। कई बार कुछ खेल के आयोजन होते हैं, कई बार कुछ समारोह आयोजित होते हैं पूरे विश्व स्तर पर। तो कह रहे हैं कि अब उस समय जब इस तरह की व्यवस्था जब चल रही थी, गोरे लोगों का जो वहां पे अत्याचार जब चल रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नहीं बुलाया जाता था उन सब चीजों में। बात को समझ में आ रही है मेरी बात? जब कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा समारोह, कोई ऐसी मीटिंग जहां पे हर देश के लोग इकट्ठा होते थे, तो जब तक दक्षिण अफ्रीका में ये रंग भेद की नीति थी, तब तक अफ्रीका के लोगों को उसमें बुलाया नहीं जाता था। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसी को बोलते हैं आउटलाज। तो ये कह रहा है कि इतने लंबे समय तक हम आउटलाज रहे, यानी कि विश्व के लोगों से हम लोग अलग थलग रहे, यानी कि विश्व के लोगों ने हमें क्या कर दिया था? हमें उपेक्षित कर दिया था, ठीक है? तो अब जो है आखिरकार ये उसी आज जो है इतने लोग अनेक देशों से, 140 देश के अतिथि यहाँ पे आए हुए थे, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरीके से उनको वेलकम किया, स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया। अब आगे बताते हैं कि अब एक चीज इन्होंने कहा कि हमने अपनी आजादी, राजनीतिक आजादी हासिल कर ही लिया, और फिर आगे बताते हैं कि अब हम अपने देश में, हमारे देश में कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। अब हम अपने देश को गरीबी से, अभाव से, भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, सफरिंग दुख, पावर्टी गरीबी, इन सारी चीजों से हम अपने देश को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। यानी कि अब हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं होगा, एक दूसरे के द्वारा किसी का अत्याचार नहीं होगा,
कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, सबको समान अधिकार और समान सबको आजादी प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बताते हैं कि अब ये तो इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया और ये सारी चीजें बताया। फिर इन्होंने ये भी बताया, ये भी कहा कि अब हम ये शपथ लेते हैं। देखिए, जब शपथ लेते हैं ना तो संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये शपथ लेते हैं तो बोलते हैं शपथ लेते हैं। शपथ मतलब बोलते हैं ना आमतौर की भाषा में कसम खाना, तो वही है शपथ। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब पद पर आप आसीन उसी दिन से होते हैं जिस दिन आप शपथ ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये शपथ लेते हैं तो कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा और देश की भलाई के लिए मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। यानी कि मैं जीवन में जो भी करूंगा देश की भलाई के लिए ही करूंगा। आगे ये सारी चीजें हो जाती हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जो आर्मी के जो चीफ है, आर्मी के चीफ समझते हैं, सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो अब कुछ पुलिस वालों के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको मेडल मिला है, उनके सीने पर जो है मेडल सजा हुआ है, रिबन सजा हुआ है, तो उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो कह रहे हैं कि सेना के बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुझे सैल्यूट किया। तो उस समय मुझे याद आया कि ये वही लोग हैं जब आज के कुछ समय पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे, जब ये आजादी के लिए लड़ते थे। ठीक है ना। जैसे हमारे देश में जैसे जवाहरलाल नेहरू, पंडित और चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जब ये लोग आवाज उठाते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, इनको गिरफ्तार करते थे, इनको मारते थे, पीटते थे, ये सब कुछ करते थे। तो वही कह रहे हैं कि जब इन लोगों ने, जब सेना के बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जब मुझे सलाम किया तो मुझे ये याद आया कि आज के कुछ समय पहले ये अधिकारी मुझे सलाम नहीं करते थे, बल्कि मुझे क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे, जब मैं काले लोगों के अधिकारों की बात करता था तब। आगे ये बताते हैं इसके बाद से हुआ क्या कि शपथ ग्रहण समारोह जब हो गया तो सेना के जो हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो जेट विमान थे, जो हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप कैरियर से, ट्रूप मतलब सैन्य जहाजें जो थी वो क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ान भर रहे थे। और किस तरह से, भी की आकृति बनाकर, भी आकृति समझ रहे हैं, भी जैसी आकृति बना करके यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ान भर रहे थे। और उतना ही नहीं, वो दक्षिण अफ्रीका के झंडे में जो जो रंग है उतने रंग के धुएं छोड़ रहे थे, एक विशेष आकृति बनाते हुए। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि इस तरह से वो जहाज क्या कर रहे थे, ये जहाज जो है ये केवल दक्षिण अफ्रीका के सैन्य शक्ति को तो दर्शा ही रहे थे, वो ये भी दर्शा रहे थे कि अब ये दक्षिण अफ्रीका की जो नई सरकार बनी है, लोकतांत्रिक सरकार, अब हम इसके प्रति क्या करेंगे, वो इसके प्रति अपनी वफादारी को भी क्या कर रहे थे, दर्शा रहे थे। सेना के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने जो सलाम किया नेल्सन मंडेला को, उन्होंने भी इस बात की शपथ लिया, इस बात को दर्शाया कि जो नई लोकतांत्रिक सरकार बनी है अब हम उसके प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। ठीक है ना। तो और जो विमान थे जो उड़ान भर रहे थे ऊपर, तो दक्षिण अफ्रीका की सैन्य शक्ति को भी दर्शा रहे थे और ये भी दर्शा रहे थे कि अब जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है दक्षिण अफ्रीका में, उसके प्रति वो सभी क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, उसी के प्रति समर्पित होकर के काम करेंगे। अब आगे जो है, और जो सेना के अधिकारी थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी शपथ लिया, नई सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लिया और समर्पित होकर के काम करने की शपथ लिया। ठीक है ना। शपथ जब तक नहीं लेंगे तब तक आप जो है उस पद पर नहीं माने जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, उसके बाद से ये सारी चीजें हो गई, तब वहां पे दो तरह के राष्ट्रगान गाए गए। देखिए, हमारे यहाँ तो एक ही राष्ट्रगान होता है, जनगण मन अधिनायक जय, यही होता है। लेकिन वहां पे कह रहा है कि ये जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया तो दो राष्ट्रगान गाए गए। पहला राष्ट्रगान है निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, ये व्हाइट लोगों का, गोरे लोगों का राष्ट्रगान था, सुनिएगा। और काले लोगों का राष्ट्रगान था डाइस्टेन। तो दोनों राष्ट्रगान गाए गए। क्यों गाए गए, क्योंकि अब दोनों लोग एक दूसरे का राष्ट्रगान गा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि गोरे और काले दोनों राष्ट्रगान गा रहे थे। देखिए, कह रहे कि अब एक दूसरे का राष्ट्रगान एक दूसरे को मालूम नहीं था, यानी कि गोरे लोगों को काले लोगों का राष्ट्रगान याद नहीं था और काले लोगों को गोरे लोगों का राष्ट्रगान याद नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे का राष्ट्रगान तो पहले गाते नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उनको याद नहीं था। ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इनको दोनों राष्ट्रगान याद हो जाएंगे। ठीक है।
अब कह रहे हैं कि ये दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, वो ये दिखाने के लिए, एकता प्रदर्शित करने के लिए। बात समझिएगा, ये वो क्या करते थे, पहले एक दूसरे के राष्ट्रगान से वो नफरत करते थे, यानी काले लोग गोरे लोगों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे और गोरे लोग काले लोगों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे। लेकिन दोनों राष्ट्रगान जब गाया गया, इसलिए ये एकता दिखाने के लिए कि अब हम सभी एक हैं, अब हमें एक दूसरे से कोई नफरत नहीं है, एक दूसरे के राष्ट्रगान से कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो एकता प्रदर्शित करने के लिए दोनों राष्ट्रगान गाए गए। कह रहे हैं कि दोनों के, काले लोगों को गोरे लोगों का, गोरे लोगों को काले लोगों का राष्ट्रगान याद तो नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इनको एक दूसरे का राष्ट्रगान याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं कि ये जो व्यवस्था शुरू हुई दक्षिण अफ्रीका में, कब से शुरू हुई, 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास, पहले दशक में, यानी 1900, पहला दशक क्या होगा, 1900 से लेकर के 1910 तक। तो कह रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले, यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, और 1900 से लेकर के 1910 तक हुआ क्या कि एक एंग्लो बोअर वार हुआ। एंग्लो बोअर वार, बोअर मतलब वहां के मूल निवासी जो थे उनको बोअर बोलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो बोअर थे, वही बोअर है, और एंग्लो मतलब अंग्रेज, दोनों की लड़ाई हुई। और हुआ क्या, उसी समय से ये व्यवस्था शुरू हो गई। कौन, ये गोरे और काले लोगों के बीच जो अत्याचार की जो व्यवस्था थी वो वहीं से शुरू हुई। गोरे लोगों ने क्या किया कि आपस में एकजुट होकर के एक ऐसी व्यवस्था बना दिया। गोरे लोगों ने क्या किया, देखिए, इंग्लिश बोअर वार हुआ, एंग्लो बोअर वार हुआ। बोअर मतलब दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी, और एंग्लो मतलब इंग्लिश लोग, दोनों लोग का युद्ध हुआ। और कह रहे हैं कि ये गोरे लोगों ने आपस में संगठन बना लिया, गोरे लोग आपस में एक हो गए और एक हो करके दक्षिण अफ्रीका में एक अत्याचारी व्यवस्था की शुरुआत कर दिया। अत्याचारी व्यवस्था की शुरुआत मतलब वही काले लोगों के खिलाफ अत्याचार शुरू हो गया, उन लोगों ने अपना वर्चस्व बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद से, लेकिन कह रहे हैं कि जो 1910 से लेकर के 1910 में आरंभ हुआ अत्याचारी व्यवस्था, उसका समापन अब 1994 में हो रहा है। कब शुरू हुआ ये, 1900 के पहले दशक में, पहले दशक मतलब 1900 से लेकर के 1910 तक, तब से व्यवस्था शुरू हुई। और कब समाप्त हो रहा है, 1994 में, 10 मई 1994 को। अच्छा, एक बात सुनिएगा, 10 मई 1994 को कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। ब्राइट और क्लियर क्यों है, ब्राइट मतलब चमकीला और क्लियर मतलब स्वच्छ। तो मौसम से मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका में एक नई व्यवस्था शुरू हो रही थी, इसलिए उस दिन को क्या कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही, क्या है, आज का दिन बहुत ही ब्राइट है और क्लियर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अत्याचारी व्यवस्था का आज समापन हो रहा है और एक नई लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें सबको समान अधिकार और आजादी मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में बुरे दिन समाप्त हो रहे थे काले लोगों के और अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही थी, इसीलिए कह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। ठीक है, आगे बताते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई। अब कह रहे हैं कि आज जो है वो अत्याचारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। अब कह रहे हैं कि अब हमारे देश में सबको जो है समान अधिकार मिलेगा, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, किसी भी जाति के हो, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको आजादी मिलेगी। अब आगे बताते हैं कि ये जो आजादी आज हमको मिली है, ये हजारों लोगों ने के बलिदान के फलस्वरूप मिला है। कह रहे कि हजारों लोगों ने इसके लिए, जैसे हमें भारत की आजादी के लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, उसमें कुछ लोगों के नाम हमको याद है, लेकिन लाखों ऐसे हैं जिनके नाम हमको मालूम नहीं है, अज्ञात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका नाम जानते हैं बस उन्हीं का योगदान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं लेकिन उनका योगदान है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि हजारों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप आज हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश से यह अत्याचारी व्यवस्था समाप्त हुई है। और अब लेकिन कह रहे हैं, और आज मैं राष्ट्रपति पद का जो शपथ ले रहा हूं तो इसके पीछे हजारों लोगों के बलिदान है, उनके फलस्वरूप ये आजादी हमें मिली है। और कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ कुछ देशभक्तों के नाम बता रहे हैं, वो आप किताबों में पढ़िएगा। देखिए, आपको दो तीन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे वाल्टर सिस्लू, और जैसे वाल्टर सिस्लू है, और ऑलिवर थैम्बो,
वाल्टर सिसलू और इसी तरह के बहुत से नाम इन्होंने गिनाए हैं। कह रहे हैं कि इन लोगों के अंदर माने इनसे ये सीनियर थे, पहले से ये लोग लड़ रहे थे, बाद में ये जुड़े। तो कह रहे हैं कि इन लोगों के ऐसे महान और महान देशभक्तों के बलिदान के फलस्वरूप आज ये आज़ादी हमें हासिल हुई है और आज ये मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के बलिदान के फलस्वरूप हूँ। कह रहे हैं कि इन लोगों ने जिस साहस का प्रदर्शन किया, जिस बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया, वो बुद्धिमानी, वो साहस तभी आता है जब लोगों को, मैंने कह रहा है कि इस तरह के हाई कैरेक्टर, इस तरह के उच्च स्तरीय चरित्र और व्यक्तित्व और महानता का निर्माण तभी होता है जब लोग जो है किससे गुजरते हैं, जब लोग प्रताड़ना से गुजरते हैं, इस तरह के अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हैं। सुनिएगा मेरी बात, मेरे कहने का मतलब देखिए, अगर पत्थर को मूर्ति बनाना है कैसे बनेगा? उसको काटना पड़ेगा, कहीं काटना पड़ेगा, कहीं उसको तोड़ना पड़ेगा, उस पर प्रहार करना पड़ेगा, तभी तो पत्थर मूर्ति बनती है। तो कह रहे हैं कि हमारे देश में ये जो महान लोग थे, जैसे बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए हैं, तो कह रहे हैं कि इस तरह के महान व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है जब लोग इस तरह के मानवीय आपदा से गुजरते हैं, यानी कि जब इस तरह की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है तो उनके अंदर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आगे बताते हैं, इसके बाद अब आगे बताते हैं कि हमारे देश पर ये जो रंग भेद की जो नीति थी, अत्याचारी जो व्यवस्था थी, वो एक ऐसा घाव दिया है, इस घाव को भरने में हमें समय लगेगा। घाव भरेगा, लेकिन वो जो घाव मिला है अत्याचारी व्यवस्था के द्वारा, वो घाव भरने में हमें समय लगेगा, उसे उभरने में समय लगेगा। आगे ये बताते हैं कि अब एक चीज ये बता रहे हैं कि फियर क्या है, डर जैसे साहस क्या है। साहस की परिभाषा इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंदर डर ही ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साहसी है। साहस वो नहीं है कि डर ही नहीं, इसका मतलब कि तब वो व्यक्ति सेंसहीन है, यानी कि वो सेंसलेस है। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको डर लगता ही नहीं, इसका मतलब कि वो सेंसलेस है। ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है कि जो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता न हो, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको डर नहीं लगता। कह रहे हैं कि साहस क्या है, जैसे किसी चीज से हमको डर तो लगता है, लेकिन हमने अपने डर को कंट्रोल किया, अपने डर पे काबू पाया और डर से बाहर निकल करके हम उस चीज से लड़े, वो व्यक्ति साहसी होता है। यानी कि डर न होना ये साहस नहीं है, डर होते हुए डर को जीत लेना ये साहस है। जो लोग डर को जीत लेते हैं वो साहसी होते हैं। आई बात समझ में? तो ये डर की इन्होंने परिभाषा बताया। आगे इन्होंने कहा, अब आते हैं होप ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए, कह रहे हैं कि कई बार देखिए जिस तरह से अंग्रेज लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे, इनको मारते थे, पीटते थे, जेल में जब रहते थे तो इनको मारते पीटते थे, इनको प्रताड़ित करते थे। तो कह रहे हैं कि हम काले लोगों को भी गोरे लोग क्या करते थे, जो पुलिस वाले होते थे, जो आर्मी वाले होते थे, काले लोगों को मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कर तो रहे हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा लगता था, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत व्यक्ति क्रूर है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि वो क्रूरता कर रहा है लेकिन करना नहीं चाहता है। तो कह रहा है कि कई बार ऐसा लगता था कि जो जो गोरे लोग थे, जब हम लोगों पर अत्याचार करते थे, हमको मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, तो कई बार ऐसा लगता था कि शायद वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे इससे ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये भले ही बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई अभी छिपी हुई है, कहीं ना कहीं अभी इनके अंदर दया का भाव है। समझ में आ रही मेरी बात? कभी कभी कोई आदमी ऐसा कर रहा है कि जब गोरे लोग हम लोगों पर अत्याचार करते थे, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि अभी भी उनके अंदर मानवता, अभी भी उनके अंदर दया अभी कहीं है। ठीक है, वह ऐसा करते हैं लेकिन करना शायद नहीं चाहते। तो उससे एक उम्मीद जगती थी कि आज इनके अंदर अच्छाई अभी कहीं ना कहीं अभी बची है, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि अच्छाई अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर है तो आप कुछ समय तक उसको छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन अच्छाई को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो उससे हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जगती थी कि इन लोगों के मन में जो नफरत का भाव है, एक दिन ये नफरत का भाव समाप्त हो जाएगा और इनका अत्याचार भी बंद हो जाएगा। एक उम्मीद हम लोगों के अंदर जगती थी, क्योंकि अच्छाई आप कुछ समय तक दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं, बिल्कुल समाप्त
नहीं कर सकते। आगे इन्होंने कहा कि अब आते हैं, कह रहे हैं कि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह के कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य किसके प्रति होता है? अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे और जो आपके परिवार वाले हैं उनके प्रति पहला कर्तव्य होता है कि उनके प्रति जो आपके कर्तव्य है उसको निभाएं। और एक कर्तव्य और किसके प्रति होता है? एक कर्तव्य होता है समाज और देश के प्रति, ठीक है ना। हम देश और समाज में ही तो रहते हैं, सारी चीजें हमें इस देश से मिली है, तो देश के प्रति भी हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह के कर्तव्य होते हैं। पहला होता है अपने परिवार के प्रति और दूसरा होता है देश और समाज के प्रति, अपने समुदाय के लोगों के प्रति। तो कह रहे हैं कि मैं एक काला इंसान था, मतलब हम काले लोगों से के समुदाय से बिलोंग करते थे, तो हम काले लोग जो है दोनों तरह के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे। अगर हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे तो देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से वंचित हो जाते थे, और अगर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे तो परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से बच जाते थे, वंचित हो जाते थे। कैसे? अगर कभी इन्होंने काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी तो पुलिस वाले गोरे लोग क्या करते थे? इनको गिरफ्तार कर लेते थे, इनको जेल में बंद करते थे, इनको प्रताड़ित करते थे, इनको परिवार से इनके अलग करते। अब जो व्यक्ति जेल में है परिवार से अलग है कि नहीं है? जो व्यक्ति जेल में है अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा? नहीं ना। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया, अपने काले लोगों के अधिकार के लिए, आजादी के लिए जब आवाज उठाने का प्रयास किया, तब मुझे क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया और मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया गया और मैं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने से वंचित हो गया। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है कि कुल मिला के मेरे जैसे काले लोगों को के लिए ये असंभव था कि वो दोनों तरह के कर्तव्यों को पूरा कर सके। अगर वो देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा किए तो अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने से वंचित हो गए, और अगर परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा किए तो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने से वंचित हो गए, ठीक है ना। तो दोनों तरह के जो दो तरह के जो ऑब्लिगेशन होते हैं, जो दो तरह की जो ड्यूटीज होते हैं, हम काले लोगों को इतने अवसर नहीं थे कि वो दोनों तरह के कर्तव्यों को पूरा कर सके। आगे ये बताते हैं कि अब अपने बारे में थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि शुरू में जब ये बच्चे थे तो इनको लगता था कि हम आजाद हैं। बच्चे जब थे तो इनको लगता था कि आजाद है। कैसे? क्योंकि अपने इनके माँ की जो झोपड़ी थी, इनके माँ का जो घर था, उसके आसपास जो खेत थे, उस खेतों में दौड़ने के लिए, उस खेतों में खेलने के लिए, घूमने के लिए आजाद थे। अगर कोई बैल है, बैल के पीठ पर सवारी करने के लिए आजाद थे। तैराकी, उनके घर के आसपास जो नदी बहती थी उस नदी में तैरने के लिए आजाद थे। ये सारी चीजें, अगर ये अपने पिता की बात मानते थे, अपने पिता के आज्ञा का पालन करते थे और अपने अपने समुदाय के परंपराओं का पालन करते थे तो इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। यानी अगर अपने पिता की बात मानते हैं, अपने जाति के लोगों का जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है उसको मानते थे, तो इनके ऊपर ये पूरी तरह से आजाद रहते थे, इनके ऊपर कोई बंधन नहीं था। लेकिन ये उनका बचपना था, इनको लगता था कि हम आजाद हैं, हम जहाँ चाहे वहां घूमें, जहाँ चाहे हम नदी में तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, खुले आकाश में अपना भोजन बना सकते हैं, हम चाहे तो मेरे घर के आसपास जो खेत थे उसमें दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए आजाद थे। ये कह रहे हैं कि जब ये पढ़ने लगे, जब विद्यार्थी बने, तो जब पढ़ने लगे तो वहां भी इनको लगता था। तो उस समय देखिए, जब बच्चे थे तो केवल अपनी आजादी के बारे में सोचते थे, और कह रहे जब हम पढ़ने लगे तो मुझे लगता था कि हम जो चाहे पढ़े, ये हमको आजादी चाहिए। हम रात में जहाँ चाहे वहां जाए, वहां वहां रुके, ये हमको आजादी चाहिए। मुझे लगता था कि मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी आजीविका के लिए नौकरी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये आजादी इनकी थी, मतलब इनको इस आजादी की चिंता थी। कह रहे हैं कि मेरे मन में था कि मुझे शादी करने की आजादी मिले, अपने परिवार के साथ रहने की आजादी मिले, अपने परिवार को चलाने के लिए आजीविका कमाने का अधिकार मिले, ये सारे अधिकार की बात सोचते थे। देख कह रहे हैं कि जब कुछ समय के बाद इनको ऐसा लगा कि हमारे जो समुदाय के जो लोग थे, यानी कि अन्य जो काले लोग थे, उनको आजादी नहीं है, तब कह रहे हैं कि मैं अपनी आजादी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मेरी बात सुनिएगा, कह रहे हैं कि जब मुझे ये पता चला कि हमारा बचपन का जो आजादी का जो भाव था हमारे अंदर, हम जो बचपन में ये सोचते थे कि हम आजाद हैं, वो हमारा भ्रम था, हम आजाद नहीं थे, ठीक है ना। तब मुझे पता चला, तब हमारे अंदर आजादी की भूख पैदा होने लगी।
जब मुझे पता चला कि हमारे जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं, काले लोग हैं, उनको आज़ादी नहीं है, तब मैं अपनी आज़ादी, जो मेरे पास आज़ादी थी भी, उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। बात को समझ में आ गई? कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरे लोग, यानी कि हमारे समुदाय के जो अन्य जो काले लोग हैं, वो आज़ाद नहीं है, तब मैं अपनी आज़ादी का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा था, अपनी आज़ादी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तब मेरे अंदर एक भाव जगा कि मुझे अन्य काले लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा, इनकी आज़ादी के लिए भी लड़ना होगा। तब से ये काले लोगों की अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू किए और इन्होंने क्या कर लिया, इंडिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, वहीं से इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया काले लोगों के अधिकार के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो इनके जीवन की कुछ बातें थी। फिर आगे कह रहे हैं कि जब मैं काले लोगों की अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, तब मैं क्या बन गया। इसके पहले मैं केवल अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब मैं क्या बन गया, अब अपने परिवार के अलावा अब मैं एक सन्यासी बन गया। देखिएगा, सन्यासी और परिवार से प्रेम करने वाला दोनों लोगों की अलग विधा है। अलग विधा कैसे है? कह रहे हैं कि पहले मैं केवल अपने परिवार से प्रेम करता था, अब मुझे किससे प्रेम हो गया, अब अपने देश के लोगों से प्रेम हो गया। तो मैं अब जो है अपने परिवार से विमुख होकर के, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ हो नहीं सकता था, तो मैं परिवार से विमुख होकर के एक सन्यासी की भांति देश के लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, काले लोगों के लिए लड़ना शुरू किया। यानी कि मैं अपने परिवार से अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति अब मैं एक सन्यासी की भांति जीने लगा। कह रहे कि इसके पहले मैं बहुत डरता था, मैं कायर था, लेकिन जब मैं काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया तो मैं एक बहादुर इंसान बन गया, ठीक है ना। और इसके पहले अब मैं एक विद्रोही बन गया, क्योंकि विद्रोह करना पड़ता था, गोरे लोगों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता था जब वो अत्याचार करते थे काले लोगों के साथ। ये सारी चीजें थी। फिर आगे इन्होंने बताया कि अब इस तरह से धीरे धीरे मेरे अंदर आजादी की भूख बढ़ती गई और मैं जो है काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता गया और धीरे धीरे मैं अपने परिवार से बिल्कुल विमुख रहा। 27 साल तक ये जेल में रहे, अपने परिवार से अलग रहे। अब कह रहे हैं कि अच्छा, एक चीज और आपको बताना भूल गया। कह रहे हैं कि जिस समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में मैं था, उस समय मेरी बेटी जेना ने, इनकी बेटी का नाम है जेना ने, तो कह रहे हैं कि वो भी उस समय मेरे साथ मंच पर थी, ठीक है। अब आगे एक चीज और बताते हैं कि दो चीजें बताई, दो बातें हैं। एक तो वो व्यक्ति जो अत्याचार कर रहा है और एक वह व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कह रहे हैं कि दोनों को आजाद करने, दोनों को आजादी चाहिए। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको अत्याचार से आजादी मिलनी चाहिए, और जो व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है वो उसको भी आजादी मिलनी चाहिए। जानते हैं क्यों? जो व्यक्ति दूसरे को अत्याचार कर रहा है वो किसका गुलाम है? देखिएगा, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमको अत्याचार से आजादी मिलनी चाहिए, और अगर हम दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम नफरत से हमको आजादी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप अत्याचार दूसरे से तभी करते हैं जब आपके अंदर उसके लिए गुस्सा है, नफरत है। समझ आ गई मेरी बात? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है उसको नफरत से, उसको उसके क्रोध से उसको आजादी मिलनी चाहिए, और जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है उसको अत्याचार से आजादी मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के तो कह रहे हैं कि जो अत्याचार कर रहा है उसको भी, और जिस पर अत्याचार हो रहा है, दोनों को आजादी की जरूरत है, दोनों को आजाद करने की आवश्यकता होती। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर पूरा हमने उसको कवर करने का प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।